Good morning, class. Today's topic is प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन मीन्स इससे पहले भी हमने मोटिवेशन की सारी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, प्लस ये भी समझा कि किस तरह से उसे अप्लाई करें तो एक सही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में सपोर्ट मिलता है. अब इसी में नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन में मेन जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो होता है, सबसे पहला तो सेफ्टी की कंडीशन, दूसरा कंटिन्यूएशन में इनकरेज करना, अच्छा इन्वायरमेंट देना, प्लस जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको कंटिन्यूएशन में ये भरोसा होना कि यहाँ पे रहने पे कंटिन्यूएशन में उनका डेवलपमेंट होगा, प्लस जो भी कंडीशन या न्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या किसी भी तरह की कोई चेंजेस होता है उससे रिलेटेड वर्कर से क्या करते हैं, सही बिहेव करते हैं और उनसे सारी चीज़ों पे कंटिन्यूएशन में हर एक चीज़ में कम्युनिकेट करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, मीन्स ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं. तो ये सारे क्या हैं, इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं कि आप वर्कर को किस तरह से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो अपना सही डेवलपमेंट कर सकें. और सही डेवलपमेंट उनका करने का मतलब है कि वो इतने मोटिवेट हो रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सकें. तो ये मेन क्या है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, इसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे जो अलग अलग कहना चाहिए साइंटिस्ट आए या रिसर्चर्स आए, उन्होंने क्या किया, अलग अलग थ्योरीज लाई, किससे रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड. मीन्स उनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, उन्होंने अलग अलग अपने बुक्स के थ्रू या अपनी थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश की. तो अभी हम इन्हीं थ्योरीज़ को समझने की मेन कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो जो मोटिवेशन है की थ्योरीज़ हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मॉडर्न और सेकंड है आपका ट्रेडिशनल. तो पहले हम मॉडर्न समझेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिशनल की कंडीशन को समझेंगे. मॉडर्न जो आपका मोटिवेशन का कंडीशन है, जनरली बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें समझाया है, उसमें से कुछ मेन लोगों का हम इसमें यहाँ पे समझा रहे हैं. सबसे पहले हम समझेंगे मॉडर्न थ्योरी किससे रिलेटेड, मैस्लो से रिलेटेड. मैस्लो ने सबसे सही तरीके से, एक तरह से कहना चाहिए, मोटिवेशन की कंडीशन को समझाने की कोशिश की थी. मैस्लो ने समझाया था कि जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है, हमारे अंदर से आती है, और जैसे जैसे हम अपने आप को सेटिस्फाई करते जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्या करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. मीन्स मोटिवेशन वो फैक्टर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पढ़ाई करते हैं, एक छोटी क्लास से शुरू करते हैं, फिर आगे पढ़ते जाते हैं, स्कूल कंप्लीट होता है, आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में भी कंटिन्यूएशन में जब तक आपकी नीड होती है या जब तक आपको लगता है कि मुझे आगे पढ़ते रहना चाहिए, तब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यूएशन में रखते हैं. लेकिन ये जो मोटिवेशन है सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, ये टोटली अलग अलग कंडीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, या अलग अलग मोटिवेशन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक की एजुकेशन लेते हैं. सेम वैसे ही जब हमारी लाइफ में भी इसी तरह का कंडीशन अराइज होता है, तब भी हम क्या करते हैं, इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. और इसी को समझाने की कोशिश किसने की है, मैस्लो ने. मैस्लो ने अपने जो थ्योरी है किससे रिलेटेड, मॉडर्न आपकी थ्योरी है उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम अपना लाइफ जीना शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारी क्या होती है, कंडीशन मोटिवेशन की चेंज होती जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब फर्स्ट स्टेप आता है तब हमारी नीड क्या होती है, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है या डेली लाइफ नीड है. मीन्स ये नीड किससे रिलेटेड होती है,
फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मीन्स अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हम इससे क्या रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। तो शुरू में हम ये 3 चीज़ों से सेटिस्फाई रहते हैं। फिर जैसे ही सेकंड स्टेप में आते हैं तो हमारी नीड क्या हो जाती है, सेफ्टी। मीन्स अब हमें क्या मिलने लगा है, फूड, क्लॉथ और शेल्टर तो कंटिन्यूएशन में मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी किस में चाहिए, जिस तरह का जॉब हम कर रहे हैं उसमें हमें सिक्योर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मीन्स जो सैलरी है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको निकाले जाने का डर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की आप सेफ नीड ढूंढना शुरू करते हो। जो जॉब है उसको करते हुए आप दूसरा जॉब ढूंढना क्या करते हो, शुरू कर देते हो। सिर्फ उसका रीज़न क्या होता है, सेफ्टी नीड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पे आप आते हैं जहाँ पे होता है सोशल और बायोलॉजिकल नीड। सोशल और बायोलॉजिकल नीड मीन्स आप फैमिली पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और ध्यान रखने लगते हैं कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर पाएँ, मैच कर पाएँ, प्लस अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। उनकी भी एजुकेशन या दूसरी सारी जो नीड है उसको सही तरीके से आप क्या कर पाएँ, पूरी कर पाएँ, जिससे कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो सही तरीके से बना रहे। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। फिर फोर्थ स्टेज शुरू होता है जहाँ पे आता है ईगोइस्टिक नीड। ईगोइस्टिक नीड मीन्स हमको लगता है कि अब हम इस तरह के स्टेप में आ जाए जहाँ पे हमारी जो वर्क कंडीशन है वो कैसी हो, बहुत अच्छी हो, सोसाइटी में हमारी इमेज बने, हम अलग तरीके से पहचाने जाएं। इस तरह की कंडीशन क्या होती है, इसमें अराइज होती है। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना चाहते हैं, डेवलप्ड कंडीशन में देखना चाहते हैं और हर एक का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो ये हो गया ईगोइस्टिक नीड। फिर नेक्स्ट होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स आपने जो कुछ सारी चीज़ें अचीव करनी थी अचीव कर ली, आपने फैमिली सेटल कर ली, अपना जितना वर्क आपको जिस लेवल तक आपको आगे बढ़ना था वर्क एरिया में वो भी आपने कंप्लीट कर लिया, आप रिटायर हो गए। तो अब आप क्या करना शुरू करेंगे, जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है उसको पूरा करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको म्यूज़िक का शौक़ है या पेंटिंग का शौक़ है, जो आप इन सारी कंडीशंस के कारण कहीं छोड़ दिए थे, भूल गए थे, तो उन सारी चीज़ों को करना शुरू करना। फिर सोसाइटी के लोगों से जुड़ना, जिन वर्क या दूसरी कंडीशन के कारण आप सोसाइटी में या क्लब से कंटिन्यूएशन में जुड़ नहीं पाते थे, उन क्लब वगैरह में या सोसाइटी में कंटिन्यूएशन में जुड़ने की कोशिश करना। मीन्स अपनी वो सारी नीड को पूरी करने की कोशिश करना जो आप इस पीरियड में, इससे पहले के पीरियड में नहीं कर पाए थे। अब आप फ्री हैं तो आप अपनी पुरानी जितनी भी पसंद की चीज़ें हैं वो सारी आप क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन हर स्टेज में क्या होती है, अलग अलग होती है जाती है। मीन्स जैसे जैसे आपके पास सोर्स बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाई होते जाते हैं। मीन्स आपकी नीड क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होते जाती है और आप उस नीड को क्या करना चाहते हो, सेटिस्फाई करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जो नीड अराइज होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, जिसे मैस्लो ने क्या किया है, समझाने की कोशिश की है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपनी नीड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग मेन क्या कंडीशन है, मैस्लो के अकॉर्डिंग मेन कंडीशन यही है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है, खुद के अंदर से आता है या दूसरों को देख के आता है। तो यहाँ पे उसका अलग अलग वैल्यूएशन किया गया है कि मैस्लो ने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन सही हैं और क्या क्या कंडीशन उसकी गलत है। मीन्स क्रिटिसिज्म भी इसका किया गया है, प्लस इसकी थ्योरी से क्या क्या फेवर में चीज़ें हैं उसको भी समझने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके फेवर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला तो इसमें फोकस किया गया है ह्यूमन नेचर पे, प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की गई है,
प्लस मोटिवेशन जो है, आप किसी भी हद तक दूसरों को मोटिवेट क्यों ना करें, लेकिन जब तक वो खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होगा वो पर्टिकुलर उस वर्क से रिलेट नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ थ्योरी हैं जो इसके क्या हैं, फेवरेबल पॉइंट है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अपनी नीड को ही पूरी करने में लगे रहें और लास्ट में ही हमेशा सेटिस्फाई हों। कई बार हमारे पास पूरी नीड नहीं होती, फिर भी हम क्या करते हैं, उन नीड को भूलकर अपने क्या कहना चाहिए, एक तरह से अपने सम्मान, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी नीड पूरी नहीं हो रही है या जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो भूखे प्यासे हैं वो अपनी इन आत्मसम्मान वाली कंडीशंस को अलग कर देते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं, कई बार साथ लेके चलते हैं। तो ये सोचना कि ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ऐसा कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है और ये हर एक लेवल पे अप्लाई नहीं होता है। कुछ लोगों पे अप्लाई होता है, कुछ लोगों पे ये अप्लाई नहीं होता है। फिर भी अगर हम दोनों, यानी जो आपका फेवर कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन है, दोनों के अकॉर्डिंग हम ध्यान से इसका एनालिसिस करें तो उससे समझ में आता है कि एक तरह से मोटिवेशन टोटली डिपेंड करता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह की कंडीशन पे, क्योंकि ये कंडीशन जब तक रहेगी तभी हम क्या होते हैं, किसी भी वर्क के लिए मोटिवेट होते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो हमारे मोटिवेशन के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो मैस्लो ने एक तरह से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों कंडीशंस को यहाँ पे समझाया है, किसके अकॉर्डिंग, मोटिवेशन के अकॉर्डिंग और उसके नीड के अकॉर्डिंग, जिसे वो फुलफ़िल करने के लिए कंटिन्यूएशन में हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और कंटिन्यूएशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, मैस्लो के अकॉर्डिंग। अब हम सेकंड पढ़ेंगे हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग। हर्ज़बर्ग ने भी थ्योरी दी थी, इसे कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो हर्ज़बर्ग है उन्होंने क्या किया था, ये डिसाइड किया था कि मोटिवेशन की 2 तरह की कंडीशन होती है और ये दोनों जो एरियाज़ रहते हैं इनको अगर हम कवर करके चलें तो हम जो भी ह्यूमन हमारी पावर है, चाहे वो वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। और सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो क्या थी, 2 पार्ट में बांटी गई थी। पहले पार्ट को जनरली कहते हैं हाइजीन फैक्टर और सेकंड पार्ट को कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। तो उनके अकॉर्डिंग जो हाइजीन फैक्टर है वो क्या होता है, जो हमारी नीड होती है उससे उन्होंने उसको रिलेट किया है, जबकि जो मोटिवेशनल फैक्टर है उसको किससे रिलेट किया है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्क से टोटली जो हमारा वर्क कंडीशन है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और उसके थ्रू हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल में 2 अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं, जैसे कि हाइजीन फैक्टर में आपका आता है सुपरविज़न, कंपनी पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशन, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। मीन्स टोटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मीन्स अगर वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव है तो आप वहाँ पे कंटिन्यूएशन में रुक के जॉब करना पसंद करेंगे। सेकंड है, क्या है आपका, मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल मीन्स वर्क itself, achievement, recognition, responsibility, advancement, possibility of growth, challenging work। ठीक है, यहाँ पे टोटली क्या है,
कि आपको वर्क करने का मौका मिला। मीन्स आप कंटिन्यूशन में किसी के गाइड में ही काम नहीं कर सकते, उठो बैठो इतना करो इतना छोड़ दो, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यूशन में काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें खुद से डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी मिलती है, हम उसके थ्रू अपना आइडियाज़ अपनी सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं और लोग उसको समझते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तो फिर हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि पर्टिकुलर हम इस एनवायरनमेंट में क्या करें, काम करें। जो नए चैलेंजेस हैं उसको फेस करने से फिर हमको डर नहीं लगता, पर्टिकुलर एक ही रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। फिर हमको लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये इस तरह की दो सिचुएशन होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मीन्स इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे कि हमको लगता है कि हम उस वर्क को कंटिन्यूशन में करें, उस वर्क को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जनरली यहाँ पे दो पार्ट में बांटा है, एक है हाइजीन और दूसरा होता है मोटिवेशन। हाइजीन मीन्स जो आपकी प्राइमरी कंडीशंस रहती हैं उनको फुलफ़िल करना, जैसे कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना, सैलरी मिलना, ठीक है, और प्लस वो सारी नीड्स आपकी पूरी होना जो आपके नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। मीन्स जो आपकी डेली नीड को पूरा कर सके। सेकंड कंडीशन होती है कि वहाँ का जो प्रॉपर ग्रोथ है, ग्रोथ सिस्टम क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, कितना खुल के आप काम कर पाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस के बारे में किसने समझाया था, हर्टबर्ग ने। अब इनके जो कंडीशन है, थ्योरी है, उसका एवेलुएशन करना। इसमें भी दो कंडीशन है, एक है उनके फेवर में और दूसरा क्या है, क्रिटिसिज्म में। फेवर में फिर इनका यही है कि इन्होंने किस पे फोकस किया, ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस किया। फिर उसके बाद इन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में फोकस किया कि किस तरह से इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीका मिलेगा तो लोग कैसे सही तरीके से वर्क करेंगे। मीन्स अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं तो लोगों को वहाँ पे काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया कि यहाँ पे हर एक चीज़ हम सही तरीके से दे पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स कुछ ना कुछ तो कमी रहती है और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। मीन्स सेटिस्फेक्शन भी है तो कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी रहते हैं। पूरा इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग क्रिएट करके देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके क्रिटिसिज्म। और जनरली जो मैस्लो और हर्ट्जबर्ग के जो थ्योरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। मीन्स मेन फोकस किस में किया गया है कि किस तरह से ज़्यादा जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं अपनी नीड को पूरी करने में लगा रहता है। तो मेन उनका जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो क्या रहता है कि किस तरह से वो अपनी नीड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें। और जब उनकी नीड पूरी होती है और या उनको पूरी होती हुई लगती है तो वो मोटिवेट होते हैं और पर्टिकुलर उस काम से कंटिन्यूएशन में जुड़े रहते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, वर्क कर रहा है और उसे एज अ कमीशन पेमेंट होता है, तो जैसे ही उसको लगेगा कि जैसे जैसे मैं इनके लिए काम बढ़ा के देता जाऊंगा मेरा कमीशन इंक्रीज़ होते जाएगा तो वो खुल के काम करेगा। लेकिन उसे लगेगा कि मैं अगर वर्क अपना इंक्रीज़ करता हूँ फिर भी कमीशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, सेम वही कंडीशन रहेगी, तो वो उतना भिड़ के उस पर काम नहीं करेगा। तो ये मैस्लो में भी यही कंडीशन है और हर्टबर्ग में भी यही कंडीशन है कि मेन आपकी क्या है, पर्सनल नीड अगर कंप्लीट हो रही है तो आप सेटिस्फाई होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ब्रूम्स क्या थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने जो मोटिवेशन है उसको दो पार्ट में बांटा है। पहला है वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। मोटिवेशन को यहाँ पे दो चीज़ों के इक्वल डिसाइड किया गया है। मीन्स पहला तो क्या है आपका वैलेंस मीन्स पावर, कि किस तरह से यहाँ पे जो पावर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपकी इच्छा शक्ति को प्रेजेंट कर रहा है
कि अगर आप में नेगेटिव कंडीशन है या पॉजिटिव कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करते हो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो जो आपकी पावर है उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या इच्छाएं रहती हैं, और अगर वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो आप क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। मीन्स आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब आपको लगेगा कि आपकी ज़रूरत भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग जो मोटिवेशन फंक्शन है वो किस तरह से होता है कि कोई एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो इस तरह से वर्क करने की कोशिश करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का तो डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ उसका भी डेवलपमेंट हो। अगर पर्टिकुलर उस पर्सन के कारण ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन समझ के उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड को पूरी फुलफ़िल करती है, तो ये कंटिन्यूएशन में आपको कैसा रिज़ल्ट देता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है और आप अपने गोल को क्या करते हो, अचीव कर पाते हो। लेकिन अगर किसी की एबिलिटी के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, फिर भी आप उसकी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं और उनकी नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो कुछ दिन इस कंडीशन में काम करेगा, फिर वो दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करेगा, जिससे आप पर्टिकुलर जो गोल डिसाइड कर रहे हैं वो अचीव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब इसमें भी क्या क्या फैक्टर हैं, मेन इसमें फोकस किया गया है, इसमें इंडिविजुअल फैक्टर पे फोकस किया गया है कि आप किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल नीड को पूरी करें, उस पर फोकस करें, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है कि हर एक नीड, हर एक पर्सन को की नीड हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल नहीं होता। प्लस जो ब्रूम की थ्योरी है थोड़ी क्या है, क्रिटिकल है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पर्सनल अगर एक एक पर्सन पे फोकस किया जाए, उसके ह्यूमन नेचर को समझा जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव होती है। अब नेक्स्ट है आपका मैग्रेगर का एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी जनरली जो मैग्रेगर हैं उन्होंने क्या किया था, पहले एक्स थ्योरी डेवलप की, उसके बाद वाई थ्योरी डेवलप की। एक्स थ्योरी में जनरली ये था कि कोई भी अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहता है, तो आपको ज़बरदस्ती उन पे काम करवाना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मीन्स एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैसी थी, डराने से रिलेटेड थी। मीन्स ये किससे रिलेटेड थी, पुरानी जो आपका ट्रेडिशनल थ्योरी है उससे रिलेटेड थी। फिर उन्होंने ही वाई थ्योरी प्रेजेंट की। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हर समय नेगेटिव कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती, लोग नेगेटिव सिचुएशन में कंटिन्यूएशन में वर्क नहीं करते हैं, और मीन्स एक टीम स्पिरिट या टीम आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो कंडीशन अराइज नहीं होती है। तो इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, अलग तरीके से समझाया। मीन्स उन्होंने कहा कि जो पर्सन है वो अपने इच्छा से काम करता है, लेकिन उसको प्रॉपर उसका कहना चाहिए एक टाइम पीरियड देना चाहिए, उसको वर्क समझने में उसको सब सपोर्ट करना चाहिए, प्लस उसका सैलरी और बाकी इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो, और इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो कि उसे किसी तरह का डर ना रहे, जॉब जाने का डर ना रहे, सैलरी कटने का डर ना रहे। तो वो आपके लिए क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से आपको रिज़ल्ट देगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो एक्स थ्योरी के जस्ट अपोजिट है कि इनकी वाई थ्योरी। ये जनरली क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, और अभी की कंडीशन में जनरली यही थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। मीन्स हम आय जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट तुरंत तो नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट हम उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, और पर्टिकुलर गैप में हम क्या कर सकते हैं, उनके इनकम में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे जो लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका भी लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होता है, प्लस आप
को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी जो गोल अचीव करना रहता है उसमें भी इन सभी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह की कंडीशन से। तो ये किसका थ्योरी था? मैकग्रेगर का। अब नेक्स्ट है आउचीज जेड थ्योरी। अब ये किससे रिलेटेड है? आउचीज जेड थ्योरी ये जनरली रिलेटेड है जापानीज़ कंपनी से। जापानीज़ कंपनी में जो कंडीशन फॉलो की जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सारे जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, सभी को एक जैसा माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई अलग अलग या भेदभाव नहीं किया जाता। सभी वर्क कर रहे हैं, किसी की पोस्ट ऊपर नहीं है, किसी की पोस्ट नीचे नहीं है, सब एक जैसे हैं, कंपनी के लिए सब क्या हैं? बराबर है। इस तरह की कंडीशन इसमें क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है। किसमें? आउचीज जेड थ्योरी में। तो इसमें क्या किया जाता है? मेनली जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करे? एक जैसा वर्क करने के लिए मोटिवेट करे। मीन्स वहाँ पे भी है कि ये आपका कहना चाहिए आपको ऑर्डर किससे मिलेगा, आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं। मीन्स आपका जो कहना चाहिए आपका रिलेशन है कम्युनिकेशन का, वो कैसा होगा? फॉर्मल भी होगा, इनफॉर्मल भी होगा। लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर सिर्फ क्रिएट होता है, लेकिन जो सारा वर्क है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। इसमें मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या फॉलो किए जाते हैं? ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा करना कि सभी अपना काम सही तरीके से करेंगे, कोई किसी पे प्रेशर नहीं डालेगा, सब अपने तरीके से अपने काम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे मिलजुल कर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। कहीं पे किसी तरह का कोई मिसबिहेव या टकराव नहीं होगा। प्लस जो वर्कर हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं उनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। मीन्स जो वर्कर हैं उनको लाइफ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है। प्लस अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉय पे या वर्कर पे, तो उस पर ध्यान देना, अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करना। प्लस अगर किसी तरह की मुश्किल आ जाती है और एम्प्लॉयज़ को हटाने की कंडीशन आती है तो उसमें एम्प्लॉय को ना हटा के जो शेयर होल्डर हैं या जो ओनर है वो क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को कम कर लेगा। मीन्स प्रॉफिट में हिस्सा क्या लेगा? कम करेगा। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है? जेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स जो भी आप न्यू इम्प्लीमेंटेशन या न्यू डिसीजन या किसी तरह का भी कुछ भी नया क्रिएट करते हैं या आपका टारगेट क्या है, इन सब से किसको जोड़ते हैं? एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट उसमें जोड़ते हैं, जिससे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ महसूस करें और आपके लिए सही तरीके से मोटिवेट होकर वर्क करें। फिर उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीन्स इस तरह का इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिससे कि जो आप में आपस में फॉर्मल और इनफॉर्मल कंडीशन, मीन्स आपको फॉर्मल रिलेशन किससे क्या रिलेशन है, कौन आपका सीनियर है, कौन आपके अंडर में है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगी। प्लस आप क्या करेंगे? जो इनफॉर्मल कंडीशन है उसको भी इसमें क्या करेंगे? जगह देंगे, जिससे कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, टीम स्पिरिट रहे और जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी स्पोर्ट्स टीम होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग पोजीशन होती है, लेकिन सब मिलके एक साथ काम करते हैं, कोई उसमें छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे ही सेम ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई की जाती है? कंपनी में भी अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग प्यूपिल्स। मीन्स जो भी प्यूपिल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि सब एक जैसे रहें, किसी को बड़ा किसी को छोटा ऐसा कुछ नहीं, सबको एक जैसा इन्वायरमेंट मिले, सब अपने जो भी उनके विचार है वो खुल के रख सकें, जिससे कि प्रॉपर क्या है? कोऑर्डिनेशन बने रहे। तो ये क्या है? इसके अलग अलग कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग जेड थ्योरी अप्लाई
की जा सकती हैं। अब इसके भी कुछ अच्छी कंडीशंस भी हैं और कुछ क्या है, क्रिटिसिज्म भी हैं। अब अच्छी तो हमने सारी चीज़ें समझ ली कि प्रॉपर इसमें क्या होता है, ट्रस्ट होता है, वर्कर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसी वाली कंडीशन नहीं रहती है, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म में जनरली क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर लैक ऑफ ग्रुप फीलिंग, यानी जहाँ पे बहुत सारे धर्म जाति, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, सबका खान पान अलग है, ऐसे में टीम स्पिरिट बनाए रखना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। फिर लैक ऑफ टॉलरेंस मीन्स एक लिमिट होता है, उससे आगे हर कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे क्या होती, थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट होती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि अगर वर्कर को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो कंपनी का ओनर है या शेयर होल्डर है अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, कम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी भी नहीं होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा क्या है, कंपलसरी है। भले ही हम बोलें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें कि सब अपना अपना काम अपने तरीके से ही कर लेंगे तो ऐसा होना लगभग पॉसिबल नहीं है। प्लस अगर हम ये कहते हैं कि वर्कर या एम्प्लॉय की कंटिन्यूएशन में क्या करें, इधर उधर एक्सचेंज करते रहें, तो उस कंडीशन को भी हम एक्चुअल में सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्कर जिस काम में एफिशिएंट है वो उसी को ही करेंगे। फिर दूसरे नए काम में एफिशिएंट होने में टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ेगा और जो आपका गोल है उसको अचीव करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो कुछ इस तरह के क्रिटिसिज्म है जिसके थ्रू ये इसमें अलग अलग कंडीशन क्या होती है हम समझ सकते हैं। अब इस थ्योरी का इंडिया में भी यूज़ करने का कोशिश किया जा रहा है। मीन्स जैसे कि जो ड्रेसअप है सारे लोगों का एक जैसा हो, और जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुल के काम करने का इन्वायरमेंट दिया जाए। लेकिन ये टोटली अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका लास्ट। अभी तक हमने जितने अलग अलग थ्योरी पढ़ी ये सब किस में आती थी, मॉडर्न थ्योरी में। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में जनरली किससे रिलेटेड था, फर्स्ट तो है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। मीन्स टोटली डराना धमकाना, प्रेशर बनाना कि आपको काम करना ही है, जो भी आपको करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ना नहीं करना है या नहीं कर पाएंगे ऐसी वाली कोई कंडीशन नहीं होती थी। सेकंड थ्योरी आई रिवॉर्ड थ्योरी, जिसे लाया था F.W. टेलर ने। F.W. टेलर के अकॉर्डिंग जो अच्छा काम करते हैं उनको ज़्यादा क्या देना, ज़्यादा मॉनेटरी फैसिलिटी देना या नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी भी क्या करना, इंक्रीज़ करना, जिससे कि वो अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हों और दूसरे भी उनको देख के क्या हो, मोटिवेट हों। फिर थर्ड कंडीशन आई कोरोट और स्टिक विचारधारा। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों कंडीशन अप्लाई हो, मीन्स फियर वाली कंडीशन भी और रिवॉर्ड वाली कंडीशन भी, अकॉर्डिंग टू द जो वर्क कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे और सही रिजल्ट आपको मिल सके। और लास्ट कंडीशन